गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर आज 10th क्लास के लिए एसएस में जो हमारा थर्ड लेसन है ज्योग्राफी का जल संसाधन, उसके बारे में आज हम करेंगे। इसमें कुछ हमारे पॉइंट भी दिए हुए हैं, ये हम कर लेंगे। अगर इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो आप समझ लेंगे। अब आज हम इसमें अगर जो क्वेश्चन हमारा है मेन, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में जो कुछ पार्ट हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरणीय का अर्थ है जिसको नया बनाया जा सकता है, जिसको दोबारा बनाया जा सकता है, इसके बारे में बताना। जैसे धरातल का 3/4 भाग, 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, परंतु ताज़े जल की मात्रा बहुत ही कम है। ताज़ा स्वच्छ जल मुख्यतः धरातल पर बहने वाले या भौम जल का अर्थ होता है जो भूमि के नीचे से जो जल मिलता है, इस जल की जल चक्र द्वारा पुनः प्राप्ति होती रहती है। यानी जल चक्र के द्वारा इसकी दोबारा हमें जल मिलता रहता है। इस प्रकार जल का नवीकरण होता है। जल चक्र में चलने वाली समस्त जल ही इस बात की पुष्टि करता है कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। सेकंड क्वेश्चन है जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण बताने हैं। जल दुर्लभता अथवा जल अभाव से अभिप्राय है आवश्यकता के अनुसार जल की प्राप्ति न होना। यानी जितना जल हमें चाहिए अगर उतना जल नहीं मिलता तो उसको हम जल अभाव या जल दुर्लभता कहते हैं। ये जैसे स्वीडन के एक विशेषज्ञ के अनुसार जल के अभाव की समस्या उत्पन्न तब होती है जब जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1000 घन मीटर से कम हो। अगर एक व्यक्ति को 1000 घन मीटर से कम जल मिलता है तो वो जल दुर्लभता में आता है। इसके कारण क्या है? वर्षा की कमी। वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में प्राय जल का अभाव रहता है। मानसून के अनुमान से कम वर्षा होने पर भी मौसमी दुर्लभता उत्पन्न हो जाती है। अगर मानसून के समय भी जो है बरसात नहीं होती तो उस समय भी जल की कमी हो सकती है। अधिक जनसंख्या के कारण जल का अधिक शोषण, यानी जल बहुत ज़्यादा यूज करना, उसके कारण भी जल की कमी हो जाती है। जल का प्रदूषण, अनेक ऐसे संसाधन हैं जिनके द्वारा जल प्रदूषित हो जाता है तो उससे भी जल की कमी हो जाती है। जल तक पहुँच, देश के विभिन्न समुदाय की जल भंडारण तक पहुँच एक समान नहीं है। कुछ समुदाय जल के भंडारों के बहुत निकट है और कुछ मीलों दूर है। यानी जल का असमान वितरण है। कहीं पर जल बहुत ही ज़्यादा मिलता है और कहीं पर बहुत ही कम मिलता है। इसके बाद है बाढ़ें। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कभी कभी भयंकर बाढ़ें आती हैं और बाढ़ों का जल स्वच्छ जल के भंडारों में गंदगी डालकर उसे भी दूषित कर देता है और जल का व्यर्थ बह जाना। हमारे देश में वर्षा जल संग्रहण की तकनीकें प्राथमिक चरण में हैं। यानी जो हम जल संग्रहण करते हैं वो पुराने तरीके से भी कर रहे हैं और वर्षा का अधिकांश जल जो है वो व्यर्थ बह जाता है। इस प्रकार लोगों की उपलब्ध भौम जल स्तर ही निर्भरता बनी रहती है और वह जल निरंतर उपयोग या पुनर्भरण न हो पाने के कारण कम होता रहता है। इस प्रकार जल के अभाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हमारे बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। बहुउद्देशीय यानी जो अनेक उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती हैं ऐसी योजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं जो जल संसाधनों के उचित प्रबंध तथा जल से जुड़ी समस्या जैसे बाढ़, सूखा आदि पर नियंत्रण पाने के लिए आरंभ की गई है। इनसे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मृदा संरक्षण, जल विद्युत प्राप्ति, मत्स्य पालन आदि अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। यानी बहुउद्देशीय परियोजना जिनसे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जैसे इसमें बताया गया जो नदी घाटी परियोजना है, यानी डैम, बांध जिसको हम बोलते हैं, उसके द्वारा हम सिंचाई के लिए जल रोक सकते हैं, बाढ़ पर नियंत्रण पा सकते हैं, मृदा की सुरक्षा कर सकते हैं, जल विद्युत यानी बिजली बना सकते हैं और उसमें मत्स्य पालन भी
कर सकते हैं। अनेक योजनाएं इसमें हो सकती हैं। इसके लाभ देखें, इन परियोजनाओं के अंतर्गत नदी पर एक बांध बनाया जाता है। मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों पर छोटे छोटे बांध की एक श्रृंखला बनाई जाती है। इन विशाल बांधों के पीछे बनी झीलों में भारी मात्रा में वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है और इनसे बाढ़ों के नियंत्रण, मृदा के संरक्षण में सहायता मिलती है। सेकंड, इन बांधों के जल ग्रहण क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण भी किया जा सकता है, यानी पेड़ लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार से विकसित वन्य भूमि में वन्य जीवों को आश्रय मिलता है। पर्वतीय क्षेत्रों में झीलों के पानी को ऊंचाई से गिराकर जल विद्युत यानी बिजली बनाई जा सकती है। पानी जो है वो डैम के पीछे इकट्ठा किया जाता है और उससे वो टरबाइन पर जो है वो गिराया जाता है और फिर जनरेटर के द्वारा बिजली बन जाती है। बहुउद्देशीय नदी गट्टी परियोजनाओं के अंतर्गत नदियों और नहरों के अंतः स्थलीय नौका परिवहन यानी नाव चलाने की सुविधा भी हो जाती है। और इन परियोजनाओं का एक आर्थिक लाभ मछली उत्पादन के रूप में भी मिलता है। हम इसमें मछली उत्पादन भी कर सकते हैं। वैज्ञानिक रीति से विकसित सुव्यवस्थित नदी घाटी परियोजनाएं पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र, यानी हम उसको पर्यटन स्थल भी बना सकते हैं, एक दर्शनीय स्थल भी बना सकते हैं, एक टूरिस्ट प्लेस भी इसको बना सकते हैं। हानियाँ क्या है इससे? नदी जल को नियंत्रित करने या बांध बनाने से नदी जल के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है। सेकंड, बांधों के कारण नदी कई खंडों में बढ़ जाती है, इससे जलीय प्राणियों के आवास में बाधा उत्पन्न होती है। थर्ड, यदि बांधों के मैदानों पर जलाशय बनाए जाते हैं तो वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जाती है। इसके बाद है, बांधों के कारण स्थानीय समुदायों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हो जाता है। जो वहाँ पर आसपास जो रहने वाले लोग हैं उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर उनको जाना पड़ता है और परिणामस्वरूप उनकी भूमि और आजीविका का साधन छिन जाता है। इस विरोध में ज़बरदस्त आंदोलन भी चलते हैं। तो इसका जो है टिहरी बांध इसका उदाहरण भी है। तो ये हमने 2 क्वेश्चन आज किए हैं। उम्मीद है ये आपकी सभी की समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप इसको पूछ सकते हैं। आपने इसको लर्न और राइट दोनों करने हैं। ओके, थैंक यू।